नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वार्षिक परीक्षाएं MP बोर्ड की बहुत नज़दीक है। उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किया गया है। इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ शामिल किया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। चलिए हम देख लेते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं ब्लूप्रिंट। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें वास्तविक संख्याएं जो हैं वो 6 अंक की हैं, अर्थात इसमें क्वेश्चंस का विभाजन इस प्रकार किया गया है। अंक विभाजन में 1 अंक के 2 प्रश्न हैं और 2 अंक के 2 प्रश्न हैं, अर्थात कुल अंक जो हैं वो 6 हैं। जैसा कि आपने इससे पूर्व वीडियो में हमने एक नंबर के प्रश्नों पर बात की थी, यहाँ पर हम 2 अंकों के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यहाँ हम ब्लूप्रिंट को थोड़ा सा देखते हैं। तो ब्लूप्रिंट में 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं, अर्थात यहाँ पर कुल 6 अंक हैं। तो 2 प्रश्नों को हमें 2-2 अंक के हैं, उनको यहाँ हम देखेंगे। चलिए हम चलते हैं उन 2 अंकों के प्रश्नों पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला प्रश्न एक उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस प्रश्न में आंसर चूँकि आपके सामने ही है। किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने की आवश्यक है कि वह 2 और 5 दोनों के भाज्य होनी चाहिए, अर्थात जो भी संख्या यदि 0 पर समाप्त हो सकती है वो 2 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित होनी चाहिए। यहाँ पर 6n बराबर 2 गुणा 3 की घात n, अर्थात ये 2 से तो भाज्य है परंतु 5 से भाज्य नहीं है, क्योंकि 5 इसका कोई गुणनखंड नहीं प्राप्त होता। अतः ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो। तो इस प्रश्न में हम गुणनखंड करके बता सकते हैं, यदि गुणनखंड 2 और 5 दोनों के रूप में हमें मिले तो ही वो संख्या जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न में संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, अर्थात यहाँ गुणनखंड पहले प्राप्त कर लेना है और उनको गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं हम 140 यहाँ देख रहे हैं। तो 140 का गुणनखंड हम करते हैं तो कुछ इस प्रकार हमें प्राप्त होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पर 140 को हम सबसे छोटा अभाज्य अंक 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 70 बार भाग जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 35 बार जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो ये 7 बार जाएगा, और 7 से भाग देंगे तो 1 बार, अर्थात 140 जो है वो हमें गुणनखंड के रूप में मिलता है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। जिसे हम गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना चाहें तो 140 बराबर 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1 के रूप में गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर ये सही होगा। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है 156। 156 को भी हम इसी तरह से भाग देकर हल करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से भाग दिया तो 78 बार जाएगा, 2 से पुनः भाग दिया तो 39 बार जाएगा, 3 से भाग दिया तो हमें 13 बार मिलेगा, और 13 से भाग दिया तो 1, अर्थात इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। और इसको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। तो इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आसान प्रश्न है। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले हम 6 और 20 के गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से हम गुणनखंड प्राप्त करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें मिलेंगे। जैसे 6 का हम करते हैं तो 6 के गुणनखंड हमें मिल जाते हैं
6 को 2 से भाग दिया तो 3 बार, और फिर 3 से भाग दिया तो 1 बार। ठीक इसी प्रकार हम 20 के भी गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो 2 से दिया भाग तो 10 बार, फिर 2 से दिया 10 में तो 5 बार, और 5 से भाग दिया तो 1 बार। अर्थात हमें गुणनखंड कुछ इस प्रकार मिलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम केवल एक ही प्रश्न लेने वाले हैं, 12, 15 और 21। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे 12 के, 15 के और 21 के। तो कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें 12 का, 15 का और 21 का, तो इसके लिए गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 का गुणनखंड होगा 2 से भाग दिया 6 बार, 2 से भाग दिया 3 बार और 3 से भाग दिया 1 बार। अर्थात हमें गुणनखंड मिल जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक इसी प्रकार अब हम 15 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड किया तो 3 का 5 बार गया, 5 का 1 बार गया। ठीक इसी प्रकार 21 का कर लेते हैं, 3 का 7 बार और 7 का 1 बार। अर्थात हमें गुणनखंड मिलेंगे 12 के मिलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 का मिलेगा 3 गुणा 5, और 21 का मिलेगा 3 गुणा 7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, अतः हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम के लिए हम ये देखेंगे कि जो कॉमन संख्या है उसे हम केवल एक बार लिखेंगे, बाकी संख्याओं को हम उतार देंगे। जैसे यहाँ 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 5 और 7, 5 और 7 सभी का गुणनफल करेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा 420। इसे हम इस तरह हल कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 के गुणनखंड जो हैं वो हमें मिलेंगे 2 गुणा 3, और 20 के हमें मिलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ 6 और 20 का यदि ज्ञात करना है तो हम कॉमन देखते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो हमें 2 मिलता है, अर्थात इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम हम 6 और 20 का ज्ञात करेंगे। तो जो कॉमन संख्या है उसे हम पहले लिख लेते हैं, फिर हम 1 2 जो शेष बचा है इसको लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे। अर्थात इन्हीं सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 60। तो इस तरह हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को भी उसी तरह से हम हल करेंगे। सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 96 का और 404 का गुणनखंड हम कर लेते हैं। तो 96 का हम करते हैं तो 2 से अभाज्य अंक से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 48, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 24, फिर 2 से भाग देंगे तो 12, फिर 2 से भाग देंगे तो 6, और फिर 2 से भाग देंगे तो 3, और फिर 3 से भाग देंगे तो 1। अर्थात 96 के जो गुणनखंड हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक इसी प्रकार 404 के कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया, भाग दिया तो 202, फिर 2 से किया तो 101। 101 खुद अभाज्य अंक है, अतः 101 में 101 से भाग देंगे तो 1 बार। अर्थात यहाँ हमें 404 के गुणनखंड मिलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 101। तो एचसीएफ हमें मिल जाएगा 96 404 का 4, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं दो जो हैं वो कॉमन है। तो अर्थात 2 गुणा 2, तो हमें कितना मिल जाएगा 4। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम के लिए हम सूत्र के जरिए हल करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं एचसीएफ 2 संख्याओं का निकालें और उन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम निकालें तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो ए को हम
96 ले लेते हैं और बी को हम 404 ले लेते हैं। तो HCF 96,404 का गुणा LCM 96,404 बराबर 96 का गुणा 404 से। अर्थात यहाँ जो हमने HCF निकाल लिया है ये 4, इसको HCF के स्थान पे रख देते हैं, ये रख दिया है यहाँ पर। LCM ज्यों का त्यों यहाँ पर हम उतार देंगे और यहाँ 96 गुणा 404 भी ज्यों का त्यों उतार देंगे। 4 का यहाँ से पक्षांतर हम दाहिने तरफ करेंगे तो हमें मिलेगा LCM 96,404 बराबर 96 गुणा 404 बटे 4। 4 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम और ये हो जाएगा 101। 96 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 101 को तो हमें मिलेगा 9,696। अर्थात दो संख्याओं का HCF जो है वो हमें 4 मिलेगा, 96 और 404 का, और LCM 96,404 का हमें 9,696 हमें यहाँ प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। तो LCM 306,657 हमें ज्ञात करना है। तो ये लगभग 96,404 से मिलता हुआ प्रश्न है। तो चलिए उसको इसी तरह से हल कर लेते हैं। तो हमें देखा था, एक सूत्र देखा हुआ था, उस सूत्र के सहारे में से हल करेंगे। तो यहाँ HCF दो संख्याओं का गुणा LCM दो संख्याओं का और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने A को 306 मान लिया, B को 657 मान लिया, तो लिख देंगे HCF 306,657 LCM 306,657 दोनों का गुणनफल करते हैं तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर HCF दिया हुआ है 9, तो यहाँ इसके स्थान पे हम 9 उतार देते हैं, ये ज्यों का त्यों उतारेंगे और इनका गुणनफल अभी गुणा नहीं किया है, गुणनफल के रूप में रख देते हैं। फिर 9 का पक्षांतर हम दूसरी ओर करेंगे तो हमें मिलेगा LCM 306,657 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर हो जाएंगे। 9 से डिवाइड करेंगे और गुणनफल करेंगे, इस सेक्शन को हल करेंगे हम। तो 9 से डिवाइड करने पे और संख्या जो भी आती है उसका 306 पे गुणा करने से हमें मिल जाएगा 22,338। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 22,338। आगे बढ़ते हैं। लगभग प्रश्न मिलते जुलते हैं, ज़्यादातर गुणनखंडों के प्रश्न हैं और कुछ इस सूत्र से संबंधित प्रश्न हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा इनसे अलग है। दर्शाइए कि कर्णी दो अपरिमेय संख्या है। तो कर्णी दो अपरिमेय संख्या को दर्शाने के लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि कर्णी दो कैसी संख्या है, परिमेय। परिमेय संख्या की परिभाषा ये कहती है कि परिमेय संख्या को A बटे B के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात जिसका जो B है वो 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ पर उसी परिभाषा का उपयोग करते हुए यहाँ पर कर्णी दो को हमने क्या मान लिया है, परिमेय संख्या मान ली है, जिसे हमने A बटे B के रूप में लिख लिया, जिसका B 0 के बराबर नहीं है और इनका कोई सह अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात ऐसी कोई संख्या इनकी कॉमन नहीं है जिसका भाग इन दोनों में जाता हो। इसको आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में B का पक्षांतर हमने इस ओर किया तो हमें मिल जाता है, B का यहाँ भाग हो रहा था तो इस तरफ जब आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो हमें मिलेगा B कर्णी दो बराबर A। इस पूरी समीकरण का हम वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा B का वर्ग, यहाँ से कर्णी खत्म हो जाएगा तो कर्णी दो का कर्णी दो से गुणा करने पर हमें मिल जाएगा 2 और बराबर A का वर्ग। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसे अर्थात A का जो वर्ग है, यहाँ पर A का वर्ग हम देख रहे हैं, इसके दो गुणनखंड हमें मिलते हैं, B का वर्ग और 2, अर्थात A का वर्ग जो है वो 2 से कैसा है, विभाजित है। और जब A का वर्ग 2 से विभाजित है तो A भी 2 से कैसा होगा, विभाजित होगा। A भी कैसा होगा, 2 से विभाजित होगा। अर्थात यदि A जो है वो 2 से विभाजित होगा तो उसे
मान लेते हैं कि 2 से विभाजित होने पर उसका जो भागफल है वो c मिलता है, अर्थात उसके 2 गुणनखंड मिलते हैं 2 और c, जहाँ c कैसा है, पूर्णांक है। समीकरण 1 में ये जो मान है इस मान को यहाँ पर हम रख देंगे इस a के स्थान पे, तो हमें मिल जाएगा b का वर्ग 2 बराबर 2c का वर्ग। अब इसे वर्ग है तो वर्ग मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पे मिलता है, 2 से 2 का गुणा हुआ 4 और c का c से हुआ c का वर्ग, अर्थात हमें मिल जाएगा b का वर्ग 2 गुणा 2 बराबर 4c का वर्ग। अर्थात यहाँ से 2 जो है इस 2 का पक्षांतर हम इस ओर कर देते हैं तो हमें यहाँ बटे में 2 आ जाएगा, वहाँ गुणा हो रहा था, 2 से 4 में भाग दिया तो 2 बार गया, अर्थात हमें मिलता है b बराबर 2c का वर्ग। यहाँ b का वर्ग भी 2 से कैसा हो रहा है, विभाजित हो रहा है, अतः b भी 2 से विभाजित होगा। अतः यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a और b दोनों ही एक उभयनिष्ठ संख्या 2 से विभाजित हो रहे हैं, अर्थात 2 इनका गुणनखंड है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि करणीय 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जो हमने माना हुआ था कि इसका कोई सहअभाज्य नहीं है, यहाँ पर 2 ऐसा संख्या मिल रही है जिसका भाग दोनों में जा रहा है, अर्थात 2 से इन दोनों संख्याओं को विभाजित किया जा सकता है। तो इससे जो कल्पना हमने मानी थी कि ये संख्या परिमेय है तो इसका विरोधाभास बनता है, और अतः हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इसी से मिलता जुलता है। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे भी हम परिमेय मान लेंगे, इसके विपरीत मानेंगे कि 3 धन 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे a बटे b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जिसका b 0 के बराबर ना हो। फिर हम क्या करेंगे, इस 3 का पक्षांतर इस ओर कर देंगे, अर्थात हमें यहाँ पर बच जाएगा 2 करणी 5 बराबर a बटे b ऋण 3। फिर 2 का भी पुनः पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 2 जो है गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा a बटे 2b, और 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, पूरे समीकरण में जाएगा तो 3 बटे 2। यहाँ पर देखने में आता है कि a बटे 2b ऋण 3 बटे 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो करणी 5 भी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्व में हमने देखा कि करणी 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय है, अतः ये संख्या परिमेय नहीं है। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। चलिए इसी से मिलता जुलता प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर। इस प्रश्न को आप इसी तरह से हल करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क की तरह है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, जो अगला अध्याय भी आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रख के तैयार किया गया है। चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।